चलो भैया शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है? उम्मीद है बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। आप लोग भी सोचते हो कि मास्टर भी लेट नहीं करता, अपने टाइम से आ जाता है। यही खासियत है आंसर के कोचिंग केजीएस की। सब कुछ टाइम पे होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बोल कुछ दिया कर कुछ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होना भी चाहिए। हर आदमी की ज़िंदगी का अपना एक रूल होना चाहिए। जिनकी ज़िंदगी में रूल नहीं है, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी में रूल नहीं है, ज़िंदगी रफ है। जिस किताब में लाइनें नहीं होती वो किताब क्या होती है? रफ होती। चलो, खैर बातें हम लोग करेंगे। आप सब लोगों से सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कल तक की क्लास में कोई डाउट है पूछ लीजिए सबसे पहले, बिना कुछ सोचे विचारे, जल्दी से फटाफट। एक सेकंड का भी टाइम खराब नहीं करेंगे। आपका कोई भी डाउट है कल तक की क्लास में आप लोगों ने घर में लगाया होगा, कोई क्वेश्चन अगर आपका है और आपसे सॉल्व नहीं हो पाया है तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, तुरंत इरशाद है, इरशाद है, इरशाद है। आपके क्वेश्चन का पहले वाला क्लास। एक मम्मी पापा थे, उनकी एक जो है संतान थी। वो उसे बहुत प्यार करते थे कि चार संतानें, चारों संतानों को बहुत प्यार करते थे। फिर उनकी पांच संतानें, पांचों संतानों को बहुत प्यार करते थे। फिर इसके बाद एक दिन आया, उनको चार संतानें और हुई, उनके 10 हो गए। लेकिन वो पांच को ज्यादा प्यार करते थे, पांच को कम प्यार करते थे। तो उन्हें दुख पता है कौन देते थे? जिनको ज्यादा प्यार करते थे। कौन दुख देता था? जिनको वो ज्यादा प्यार करते थे। तो मेरे भी दुख का कारण पता है कौन है? यही मेरे स्टूडेंट जो ज्यादा मुझे प्यार करते हैं, जिनको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगती है, वही है मेरे दुख का कारण। क्योंकि ये इनकी ही समस्या मैं सॉल्व नहीं। MLA फिर से समझा दीजिए। MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के सदस्य को MLA कहा जाता है। और MLA हमारे सांसद जैसा होता है। सांसद का मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। हर राज्य की अपनी विधानसभा की सीटें होती हैं और भारत का निर्वाचन आयोग उनके लिए इलेक्शन कराता है और वो लोग वोटिंग करते हैं, बढ़िया बढ़िया मतदान करते हैं और बिंदास तरीके से क्या करते हैं। चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट चुनाव होता है। और अगर आप MLA बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 साल, भारत का नागरिक होना चाहिए। और एक और चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मेंटल, पागल, दिवालिया, हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। और चुनाव होगा, भारत सरकार का चुनाव कराने का एक संस्था है भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग क्या करेगा? इलेक्शन कराएगा। इलेक्शन की डेट घोषित की जाएगी, उसी डेट पर इलेक्शन होगा। फिर इलेक्शन जब हो जाएगा तो इलेक्शन में वोटिंग कौन करेगा? हमारे देश की या उस राज्य की जनता वोटिंग करती है। और वोटिंग करने का तरीका क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होगा, उसे बोलते हैं। अच्छा, उस दिन मैंने पढ़ाया नहीं था तो उस दिन बाय मिस्टेक रह गया था, मैं अभी बता देता हूँ। चुनाव का तरीका होता है पहले खंभा छूने की पद्धति, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यानी कि पहले खंभा छूने की पद्धति के हिसाब से चुनाव होता है। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, बाकी का। तो MLA इस तरह से चुनाव जीतते हैं। MLA यानी कि विधायकों का चुनाव इसी तरह से होता है। हम सब विधायकों के चुनाव में वोटिंग करते हैं क्योंकि डायरेक्ट चुनाव होता है, लोकतंत्र का एक हिस्सा है। एक क्वेश्चन है, आर्टिकल 2 क्या होता है? पहली बात तो यह कि मैंने आर्टिकल 2 पढ़ाया नहीं है तो मुझे नहीं पता आर्टिकल 2 क्या होता है। लेकिन बाकी लोग नहीं सुनेंगे, ये बाकी लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ जिसने पूछा है उसके लिए है। आर्टिकल 2 का मतलब होता है ऐसे राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं उन्हें भारत में शामिल करना, जैसे नेपाल, जैसे श्रीलंका, अन्य कोई क्षेत्र भारत में शामिल किया जा सकता है। अब कोई बात मत पूछना जो नहीं पढ़ाया। जो नहीं पढ़ाया उस पर क्वेश्चन मत पूछना प्लीज, अच्छे बच्चे। जो पढ़ा दिया उस पर क्वेश्चन पूछो, क्योंकि वो पढ़ाने का एक तरीका होता है ना, बेहतर ढंग से हम लोग पढ़ाते हैं, तो उस पर हम लोग अच्छे से वर्कआउट करेंगे। वोटिंग में चीटिंग भी होता, अब देखो ये तो अलग बात है ना। वोटिंग में चीटिंग तो अलग बात है। और 59 से 64 तक क्लास रिकॉर्डेड नहीं चल रही, ठीक है सोना जी, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम इस पर काम करेंगे। और बताओ भैया, तो आज आपके 5 मिनट खत्म हुए और अब अगला काम शुरू करना है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कॉपी पेन सब छोड़ छाड़ के आराम से बैठ जाओ। पहले तो कॉपी किताब को बंद कर दो। और कॉपी किताब को बंद करने के पश्चात इस क्लास का आनंद लो, सुख लो,
खुशी में रहो और बढ़िया से अच्छे से एंजॉय करो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? संसद। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अब। और किसी का डाउट है तो पूछे ना। हाँ, डाउट, डाउट में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, पहले पूछ लीजिएगा, जितने डाउट हैं बात का नहीं होना चाहिए। हम, टॉपिक क्या है? टॉपिक बड़ा प्यारा है, बहुत बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बस बीच में कमेंट मत करना, बीच में आप कोई टिप टिप नहीं करोगे, आपको पूरा अच्छा लगेगा, फीलिंग बेटर आएगी। और बीच में टिप टिप करोगे तो फिर मैं भटक जाता हूँ। हमारी आपकी 65 क्लासेज हो चुकी हैं, 65 लगभग। और 65 क्लास में आप लोगों ने ये सब सीख लिया होगा। बस एक सेकंड, 1 मिनट रुकिएगा। हम्म। तो फुल स्क्रीन करके चुपचाप सुनती हूँ, बहुत बढ़िया, ये यही अच्छा चाहिए भी था, यही चीजों की जरूरत है। सुनो, आज की कहानी क्या है। हमारे संसद में क्या होता है, तो उस संसद के बारे में बात करते हैं। हमारी संसद एक स्कूल की तरह है, एक स्कूल की तरह है। और उस स्कूल में स्टूडेंट सांसदों की तरह है। सर की अपनी मजबूरी है भटक जाने की, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो संसद है वो क्या है, एक प्रकार का स्कूल है, जहां पर हम क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। जहां पर हम क्या करते हैं, रूल नियम को बनाते हैं, कानूनों को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। किसको बनाते हैं? नियमों को, कानूनों को हम बनाने का काम करते हैं। और हमारे देश में कानून बनाने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था, उसका नाम है संसद, स्कूल जैसा संसद। और उसमें 2 क्लासरूम है, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। स्कूल हमारा सुबह कब खुलता है? 10 बजे। हमारी संसद भवन भी सुबह 10 बजे खुल जाती है। कितने बजे खुल जाती है? सुबह 10 बजे। 10 बजे सभी कर्मचारी आना शुरू हो जाते हैं। संसद कब शुरू हो जाती है? सुबह के 10 बजे खुल जाती है। और सभी के सभी सांसद जो हैं आना शुरू हो जाते हैं। कर्मचारी, सेक्रेटरी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, और जो भी कर्मचारी होते, उस कल आपको कमरा दिखाया था, ढेर बड़ा कमरा का, बहुत सारे कमरे, उनके सबके कर्मचारी 10 बजे तक अपने ऑफिस आ जाते हैं। अब सदन को कौन चलाए? तो सदन को चलाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अपने अपने नियम होते हैं। आर्टिकल 118 के तहत लोकसभा अपने नियम बनाती है और राज्यसभा अपने नियम बनाती है। दोनों अपने अपने नियम बनाते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं कि भाई हमारे सदन का क्या नियम होगा, तुम्हारे सदन का, वो अपने अपने सदन के नियम दोनों बना लेते हैं। फिर आर्टिकल 120 आता है, जिसमें कहा गया कि भाई भाषा क्या होगी, हिंदी में काम चलेगा, इंग्लिश में काम चलेगा, तो सदन का प्रोसेस किस भाषा में होगा। तो सबने हिंदी और इंग्लिश कर रखा है। बाकी अपनी जो संविधान में 24 भाषाएं हैं, उन 24 भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। उन भाषाओं में से किसी में भी आप प्रयोग कर सकते हो, भैया हमारी भाषा ये रहेगी, उस भाषा का प्रयोग कर सकते हो। तो 10 बजे जब स्पीकर आता है तो पहले सदन के अंदर नहीं जाता, सबसे पहले वो अपने ऑफिस जाता है, अपने कमरे में, वहीं उसका ऑफिस बना होता है, उसका ऑफिस में जाएगा। और सारे कर्मचारी उससे मिलेंगे कि देखो आज सदन में ये काम होना है। जो सांसद नहीं, कर्मचारी, कर्मचारी ऑफिसर जो होते हैं वो सब उससे मिलते हैं, बातचीत होती है, डिस्कस डिबेट होता है कि अपन 11 बजे आज कौन कौन सा काम करेंगे, आज की डेट के क्या क्या प्रोसेस हैं, और किस व्यक्ति ने कौन सा क्वेश्चन पूछना है, आज कौन से मंत्री रहेंगे, कौन से मंत्री छुट्टी पे चले गए हैं, किस मंत्री का आज डेट था, वो मंत्री आया नहीं आया। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें सुबह 10 से 11 के बीच में डिस्कस हो जाती हैं। अपन चाय वाय बढ़िया से पी पा लो, फिर इसके बाद बजता है सदन में 11। क्या बजता है? 11। और 11 बजते ही लोकसभा स्पीकर अपने कमरे में लोकसभा में पहुंचते हैं और राज्यसभा के सांसद अपने कमरे में पहुंचते हैं। तो वहां पे राष्ट्रगान होती है, सब लोग खड़े होते हैं, सम्मान के साथ राष्ट्रगान होती है, देश का नाम लिया जाता है, देश को याद किया जाता है। और जैसे ही राष्ट्रगान खत्म होती है, 11 बजे सब लोग कुर्सी में बैठ जाते हैं। और बैठने के साथ सबसे पहले शुरू होता प्रश्नकाल। क्या शुरू होता? क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर का मतलब क्या होता है? इस समय प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रश्नों को पूछने का काम शुरू होता है। प्रश्न कौन पूछता है? तो सांसद अपने मंत्री से क्वेश्चन पूछता है।
अब प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। मतलब तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न। तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके सबके अपने अपने कलर होते हैं, अलग अलग कलर के अलग अलग पेज में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर उनका जवाब चाहिए होता है। तो जैसे मैं सांसद हूं, मुझे वित्त मंत्री से कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मैं कागज में लिखकर अपने स्पीकर को दूंगा कि महोदय मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सुबह 10 से 11 के बीच में दे दिया जाता है, बताया 11 बजे के बाद जाता है, लेकिन सुबह 10 से 11 के बीच में बता दिया जाता है कि हम ये वाला क्वेश्चन आज पूछने वाले हैं। तो स्पीकर बोलता ठीक है, आप अपना क्वेश्चन जमा करा दो, हम आगे वहां डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपको वहीं 10 से 11 जमा कर देना है, डिस्कस अब होगा 11 बजे और कहा जाएगा हिमांशु यादव क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वित्त मंत्री से। तो हाँ भैया पूछो क्या क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर सिर्फ पढ़ूंगा कि 15 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ूंगा भी नहीं पूरी लाइन, क्योंकि समय कम होता है। तो मैं बस क्वेश्चन नंबर बोल के बैठ जाऊंगा, मेरा काम खत्म। अब अगर मंत्री है तो आंसर मिल जाएगा, नहीं मंत्री है तो बोल दिया जाएगा देखो तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है ये 17 तारीख को जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मंत्री अब अगली 17 को आएंगे। तुमने क्वेश्चन 1 तारीख को पूछा, लेकिन अब वित्त मंत्री के पास टाइम नहीं, वित्त मंत्री 17 तारीख को आएंगे। तो भैया 17 को जवाब चाहिए या जल्दी चाहिए। 17 को अगर आप मंत्री के मुंह से सुनना चाहते हो तो 17 तक वेट करो, और अगर चाहते हो नहीं हमको लिखित में दे दो, हमें मंत्री से नहीं पूछना, तो भैया फिर मंत्री जी आपको लिखित भेजवा देते हैं। उनके कर्मचारी होते हैं, वो आपको लिखित रूप में 10-12 दिन के अंदर जवाब आपको मिल जाएगा। जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिएगा मंत्री जी मौजूद हैं, तो भी ऐसा नहीं होता है कि आप तुरंत खड़े हुए और तुरंत आपने क्वेश्चन पूछ लिया बताओ, ऐसा नहीं होता। पहले 10 से 11 के बीच में सूचना दो, और कई बार ऐसा होता है कि 10 दिन तक वेट करना पड़ता है आपको अपने क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन तो तुम आज दे दोगे स्पीकर को, पूछने का समय 10 दिन के बाद मिलेगा। 10 दिन के बाद तुम्हारा नंबर आएगा तो स्पीकर कहेंगे हिमांशु यादव, तो हम खड़े हो गए, बोले पूछो अपना क्वेश्चन। तो हमने अपना क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया ई वाला क्वेश्चन है, ई वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ, रिजेक्ट होने वाली बात करें तो ये 10 से 11 के बीच में क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाता है कि सही है कि गलत है। जैसा भी वो स्पीकर के ऊपर रहता है, वो जो चाहे वो सदन में कराता है, क्योंकि वही उसका मालिक है, अध्यक्ष ही उसका मालिक होता है। अब भैया क्वेश्चन पूछ लिए गए 11 बजे तक, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं प्रश्नकाल में। कितना क्वेश्चन हो जाए, और मैक्सिमम टाइम पर क्या होता है कि सिर्फ क्वेश्चन में एक तरीका होता है कि हम क्वेश्चन में क्या करें, हम क्वेश्चन में पूछने का तरीका लिखित रूप में ज्यादा ले लिया जाए, रिटन रूप में। तो जवाब देने से बच जाते तो अच्छा रहता है कि भाई चलो जवाब नहीं देना है तो लिखित रूप में दे दिया जाता। तो मैक्सिमम क्वेश्चन लिखित रूप में दे दिए जाते हैं। फिर बजता है 12, और जैसे ही बजा 12 तो उस घड़ी में टाइम हो जाता है 0। 12 मतलब 0। तो अब 12 यानी कि शून्य काल, इसे जो है जो मीडिया थी उसने उसको शून्य काल कहना शुरू कर दिया। हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन आर्टिकल 118 में कहा गया कि अपने नियम बना लो। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों ने अपने नियम बना रखे हैं। 12 बजते ही प्रश्नकाल शुरू हो जाता है। प्रश्नकाल का मतलब अब क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसका लिखित नहीं, सामने ही जवाब दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम पर सामने। अच्छा देखो, मंत्रियों के भी डे फिक्स होते हैं कि बुधवार को 4 मंत्री रहेंगे, बृहस्पतिवार को 4 मंत्री रहेंगे। कौन सा मंत्री रहेगा, कौन सा मंत्री नहीं रहेगा, ये सब डेट टाइम सब फिक्स रहता है कि भैया बुधवार को वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री रहेंगे, मंगलवार को ये वाले मंत्री रहेंगे। और ये मंत्री किस सदन में रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लोकसभा वाला लोकसभा में पूछेगा, राज्यसभा वाला राज्यसभा में पूछेगा। तो दोनों के अलग अलग चेयरमैन होते हैं, अलग अलग स्पीकर होते हैं, अलग अलग सांसद होते हैं। मंत्री तो एक ही होता है। तो मंत्री को कभी लोकसभा में बैठना होता है, कभी राज्यसभा में बैठना होता है। तो वो जिस सदन में चाहे उस सदन में जाके बैठ सकता है। हाँ, वोटिंग उसी सदन में करेगा। अगर वोटिंग का कभी जरूरत पड़े तो जिस सदन का सदस्य उसी में वोटिंग करेगा। बैठ सकता है, डिस्कस डिबेट में हिस्सा ले सकता है, क्वेश्चन आंसर में भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन वोटिंग अपने सदन में करेगा जहां का चुनाव जीता है। तो ये होता है, मंत्रियों के लिए इतनी छूट होती है। अब भैया चलो, जैसे ही 12 बजा तो आप प्रश्नकाल का समय हुआ, और आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन इसके लिए 10 दिन पहले सूचना देने की जरूरत नहीं है। इसमें आप 2-3 दिन पहले भी क्वेश्चन दे दो तो भी आपका नंबर आ जाता है और आप क्वेश्चन पूछते हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम रहता है सदन में 12 बजे का। तो बड़े इंटरेस्ट से पूरी दुनिया इसको देखती है कि और कौन कौन सा क्वेश्चन आवर में प्रश्न पूछा गया, उसके जवाब मंत्री मैक्सिमम टाइम पर खड़े होकर ओरली ही देते हैं। तो ओरली देने पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सप्लीमेंट्री मतलब सहायक प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। जैसे हमने कहा पुलवामा में क्या करोगे, तो मंत्री ने कहा आक्रमण करेंगे पाकिस्तान को।
तो अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कब करोगे, डेट भी तो बताओ। तो ये जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है ये भी आप उसी समय पूछ सकते हो अगर स्पीकर परमिशन दे तो। अब बज गया 1, 12 से 1 चला क्वेश्चन आर, और 1 जैसे ही बजा तो अब भैया हो गया लंच, खा पी लो, सुबह से लगे हुए तो अपन खा पी लो। तो भैया चले गए अपन खाना पीना खाने, और राजा बाबू की तरह बढ़िया उधर कैंटीन होती ही है, तो कैंटीन में खूब सारा खाना खाओ, भरपेट खाना खाओ, पैसा लगता है, फ्री में नहीं मिलता। खाना खाओ, और खाना खाने के बाद अगली चीज क्या आती है, खाना खाने के बाद भैया अगली चीज आती है कि फिर से आओ 2:30 बजे। अब 2:30 बजे फिर से सदन खुला, मतलब लोकसभा भी 2:30 बजे खुल गई, राज्यसभा भी 2:30 बजे या 2 बजे, अपन अपन टाइम होता है कि भाई इतनी देर के लिए हम कर रहे हैं, उतनी देर में सदन फिर से खुल गया। अब सदन फिर से खुला तो अब होगा प्रस्तुतिकरण। अगर फ्राइडे है तो मैक्सिमम टाइम पर विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, बिल प्रस्तुत किए जाते हैं फ्राइडे के दिन। और अगर बिल किसी मंत्री ने प्रस्तुत किया है तो सरकारी विधेयक कहा जाएगा, और अगर बिल किसी सांसद ने प्रस्तुत किया है तो निजी बिल, प्राइवेट बिल कहा जाएगा। बात समझ में आई मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? अगर किसी मंत्री ने पेश किया है तो उसे हम बोलेंगे सरकारी, बीजेपी का ही क्यों ना हो, अगर वो सांसद है तो उसे हम प्राइवेट बिल कहेंगे, यानी कि गैर सरकारी बिल कहते हैं। मंत्री प्रस्तुत करेगा सरकारी, मंत्री नहीं प्रस्तुत करेगा तो गैर सरकारी बिल के नाम से जाना जाता है। अब बिल फ्राइडे को प्रस्तुत होता है क्योंकि सैटरडे या संडे छुट्टी रहती है, तो सबको एक एक कॉपी वहीं पे दे दी जाती है। लोकसभा में आया तो लोकसभा में सबको एक एक कॉपी दे दी गई सारे सांसदों को, और राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में सबको एक एक कॉपी दे दी गई कि भैया ये लो ले जाओ, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे पढ़ो। अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 4 6 दिन के बाद इस पर चर्चा होगी, तो चर्चा में फिर आप अपने क्वेश्चन बना लो, हमें बता देना, हम आपको देंगे टाइम, आप अपना क्वेश्चन पूछ लेना। तो 2 और 2:30 बजे के बाद विधायी कार्य होता है, कानून बनाने का। बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर चर्चा होती है, डिस्कस होता है, डिबेट होता है, और जब डिस्कस डिबेट पर्याप्त हो जाता है तो फिर मतदान कराया जाता है, वोटिंग कराई जाती है। अभी वोटिंग का मतलब क्या होता है, मतदान का मतलब क्या होता है? वोटिंग का मतलब, मतदान का मतलब होता है, एक तो होता है ध्वनि मत से। ध्वनि मत का मतलब क्या होता है कि हम चुपचाप राजा बाबू की तरह बोले हाँ यस। स्पीकर ने पूछा इस बिल पर कितने लोग सहमत हैं, सबने कहा हम सहमत हैं, बोले ओए, मतलब शब्द यूज होता ओए, हाँ की जगह ओए शब्द का प्रयोग होता है। सबने बोला ओए, यानी कि बिल ध्वनि मत से पास हो गया। लेकिन अब किसी में 2/3 का चाहिए, नंबर काउंट करने की जरूरत पड़ रही है, तो हर व्यक्ति सांसद के पास एक बटन होता है, लाल बटन हरा बटन, लाल दबाओ बिल के समर्थन में नहीं हो, हरा दबाओ समर्थन में। अगर आपको लग रहा है कि बटन भी सही से काम नहीं कर रही है तो फिर बैलेट भी आपको दे दिया जाएगा, कागज कागज में लिख कर दे दो आप समर्थन में हो कि नहीं, और फिर उसे चेक करा लिया जाता है कि हाँ लाओ भाई देख लेते कितना सही है कितना गलत है। तो ऐसे चेक करके फाइनल कर लिया जाता है कि इसके पक्ष में है या इसके पक्ष में नहीं है। बात समझ में आई? ये होता है बिल प्रस्तुत करना। अब इसी में जैसे मान लीजिएगा पुलवामा हमला हुआ तो लोग कहें कि इस पर हमें स्पेशल चर्चा करनी है, तो उसके लिए भी अलग से प्रस्ताव आता है, स्पेशल चर्चा हो जाती है, आधे घंटे की चर्चा। कई बार लगता है कि ध्यान हमें कुछ और करना, तो आधे घंटे की भी चर्चा हो जाती है। तो इस तरह के काम किए जाते हैं। अब जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिएगा रिमूवल का बिल हो सकता है, जैसे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो सकता है, जैसे धन विधेयक हो सकता है, वित्त विधेयक हो सकता है, संविधान संशोधन विधेयक हो सकता है। ऐसे बहुत प्रकार के विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उन पर डिस्कस होता है, डिबेट होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, और शाम को 5 बजे या 6 बजे जब भी टाइम है उतने बजे छुट्टी, जाओ अपने घर, सदन हो गया समाप्त। तो ऐसे 3 सत्र में काम होता है। एक होता है बजट सत्र जो कि हमारा फरवरी और मार्च में होता है, एक सत्र होता है हमारा विंटर, जुलाई अगस्त में होता है, एक शीतकालीन सत्र जो कि हमारा नवंबर और दिसंबर में होता है। इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि इतने इतने दिन चलेंगे, जितने दिन का टाइम राष्ट्रपति बोल देगा उतने दिन तक चलते हैं। अब बोलने में 2 चीजें आती हैं, एक होता है सस्पेंड कर देना, यानी कि साधारण स्थगन कर देना। साधारण स्थगन मतलब होता है कि जैसे सांसद बहुत चिल्लाने लगे, परेशान करने लगे, बात नहीं सुन रहे हैं, कहना नहीं मान रहे हैं, तो स्पीकर या चेयरमैन आधे घंटे के लिए सदन को रोक दिया, 2 घंटे के लिए रोक दिया, 3 दिन के लिए रोक दिया कि होली है 3 दिन बाद हम लोग मिलेंगे, तो साधारण स्थगन कहते हैं। साइन डाई एक होता है, मतलब कि बिना डेट बताए स्थगन कर देना। साइन डाई का मतलब होता है कि अब सदन दोबारा नहीं मिलेगा, अब अगले सत्र में मिलेगा। अगर साइन डाई कर दिया स्पीकर ने तो यानी कि अब लोकसभा की बैठक, जुलाई सत्र खत्म, अब खत्म होगा, अब होगा नवंबर का शीतकालीन सत्र।
शीतकालीन सत्र में अंतिम दिन साइन डाई किया जाता है कि अब आज के बाद इस सत्र में बैठक नहीं होगी, अगले सत्र में बैठक होगी। और एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में कितना गैप होता है? मैक्सिमम 6 महीने का, मिनिमम 2 महीने का। जरूरत पड़े या 1/10 सदस्य आग्रह करे तो बीच में भी कभी भी बैठक की जा सकती है। राष्ट्रपति को भी लगे तब भी बीच में बैठक की जा सकती है। सर, क्वेश्चन की प्रक्रिया में बहुमत वाली पार्टी को कोई विदेश लाभ मिलता? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में मिलता है। कई बार वो मना करा देती है कि इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, या उस क्वेश्चन का कई बार गलत जवाब भी दे देते हैं। होता बहुत कुछ होता है, वो तो पॉलिटिक्स वाली बात है, गवर्नेंस की बात है, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम साधारण कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे थे। तो इस तरह से हमारे देश में साधारण कानूनी प्रक्रिया के तहत काम किया जाता है, नियम बनाए जाते हैं। भैया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना हो तो हम इस चीज को समझ लेते हैं, यही जमीनी स्तर पर लिखा हुआ भी है। यहां तक किसी के दिल दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। यहां तक भैया किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज यही लिखा हुआ आपको मिलेगा अभी बोर्ड पे। एक बार समझा दिया है, अब बस यही चीज हमें क्या करनी है, लिखित रूप में समझनी है। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा, टेंशन मत लो। हाँ, चिंता नहीं करते, अच्छे बच्चे पूछ लेते, जो भी क्वेश्चन आपका है पूछ लीजिए। सर, जब सदन नहीं चलता तब सांसद क्या काम करते हैं? हाँ, जब सदन नहीं चलता तो अपने घर जाके लोगों की समस्या सुनते हैं, उनकी समस्या का सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारे यहाँ के सांसद हैं तो 2 महीने तो दिल्ली में रहेंगे, लेकिन फिर इलाहाबाद में बाकी के दिन लोगों की तो भी तो सेवा करनी है, दिल्ली में थोड़ी ना रहने के लिए बनाया गया। तो वो अपने गांव जाते हैं, अपने गांव में लोगों की समस्या सुनते हैं, उनका निपटारा करते हैं। और अगर कोई समस्या है तो अगले सत्र में बैठक के दौरान आते हैं और सरकार से अपनी समस्या बताते हैं कि हमारे जिले में बाढ़ की समस्या, इतना पैसा दो, बताते हैं। सत्र नहीं चलता तो सांसद अपने घर में रहते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, अपने गांव में रहते हैं, दिल्ली में नहीं रहना होता। लेकिन रहो दिल्ली में तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सांसदों के पास इतने काम रहते हैं कि उसी कामों में ही बिजी रहते हैं। ये कमेटी का काम, वो कमेटी का काम, आज विदेश जाना है, जैसे कोई काम आ गया विदेश का, घूमने फिरने जाना, अपनी खुद की दवा कराना, मम्मी पापा की सेवा करना, वो सारे बहुत से काम होते हैं उनके पास, तो सारे काम करते रहते हैं। चलो भैया, समझ गया कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं। बड़ा मजा आया कि मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब इसको हम लोग समझते हैं क्या कहता है। आ गया मार्कर। हाँ भैया, अपन सदन ऐसे काम करता है, सब लोग मिल बैठ के काम करते हैं, एक साथ बैठते हैं। इधर यहाँ पर कोई चेयरमैन होता है, लोकसभा है, चेयर स्पीकर होगा, राज्यसभा है तो कौन होगा? स्पीकर होगा। नहीं, लिख देता हूँ, बोलने में गलत हो गया शायद। अगर लोकसभा है तो इस कुर्सी में बैठेंगे स्पीकर, अध्यक्ष बैठेंगे। और अगर इसका रंग लाल होता तो हम इसे बोलते राज्यसभा, और इसमें कुर्सी में बैठते चेयरमैन। और अगर चेयरमैन का तबीयत खराब हो जाता तो डिप्टी चेयरमैन बैठते। स्पीकर का काम क्या होता है? इधर अगर विपक्ष के लोग हैं तो ये अपना प्रश्न स्पीकर से पूछते हैं, स्पीकर उस क्वेश्चन को मंत्री को देता है, मंत्री जवाब स्पीकर को देते हैं, स्पीकर के थ्रू यहाँ तक जवाब पहुंचता है। तो मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन स्पीकर को ही दिए जाते हैं, और स्पीकर महोदय ही उन क्वेश्चन का क्या करते हैं, जवाब ढूंढकर हमें दिलवाते हैं।
सांसद की सैलरी कितनी होती है भैया? नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो ना यार, सांसद की सैलरी कितनी होती है। चलो, आर्टिकल नंबर 118, संसद की प्रक्रिया संबंधी नियम। राज्यसभा अपने नियम बनाएगी, लोकसभा अपने नियम बनाएगी। और संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा आर्टिकल 120। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि संसद के कामकाज की हिंदी या अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा? किस भाषा में किया जाएगा? आर्टिकल नंबर 120। नहीं, संसद डायरेक्ट मंत्री से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। कुछ नियम तौर तरीके होते हैं, उन्हीं नियम और उन्हीं तौर तरीके के हिसाब से एक प्रोसेस होता है ना, प्रक्रिया का पालन करेंगे तो बेहतर होगा। ऐसे में नहीं तो लड़ाई हो जाएगी मंत्री जी से, हो भी जाती कई बार। लेकिन एक बीच में मीडिएटर होता है जो इधर के क्वेश्चन वहां और वहां के क्वेश्चन का जवाब यहां तक देता रहता है। हमारे सदन में जो प्रस्तुतिकरण होता है उसमें पूरा दिन कैसे चलता है? आ डे इन पार्लियामेंट, हमारा सदन कैसे चलता है, पूरे दिन क्या क्या काम होते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। 11 बजे संसद का सत्र शुरू होता है। 11 बजे शुरू होगा तो 11 से 12 तक क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। और सदस्य अपने मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। लोकसभा वाले लोकसभा में पूछेंगे, राज्यसभा वाले राज्यसभा में। जिस दिन जो मंत्री होगा वो अपना आके जवाब देगा। ऐसा नहीं कि किसी भी दिन कोई भी मंत्री आ जाएगा, हाँ, बुलाया जा सकता है। फिर इसके बाद 12 बजते ही शून्य काल शुरू हो जाएगा। शून्य काल का मतलब जीरो। इन दोनों में पूछे प्रश्न ही जाते हैं। इसमें थोड़ा डिटेल आंसर मिलता है और कई बार लिखित रूप में ही मिल जाता है। और शून्य काल में क्वेश्चन क्या होता है? मंत्री सामने खड़े होकर ही जवाब देते हैं, तो दुनिया इसको ज्यादा गौर से देखती है। इसमें मैक्सिमम टाइम पर लिखित मिल जाते हैं तो जनता को पता ही नहीं चलता। इसमें टीवी में चल रहा होता है तो सब लोग देख लेते हैं। फिर 1 बजे से अपन 2 बजे तक, 2:30 बजे तक क्या हो गया? लंच हो गया। लंच करो, खाना खाओ, अपन लंच हो गया। फिर 2 बजे के बाद क्या किया जाता है? बिलों पर चर्चा की जाती है। फ्राइडे है तो नया प्रस्तुत किया जाने का काम हो जाता है मैक्सिमम टाइम पर। अदरवाइज कोई और कानूनी गतिविधि यहां पर की जा सकती है। संसद कैसे बनते हैं? हाँ, संसद कैसे बनते हैं? जैसे विधानसभा के सदस्य बनते हैं वैसे संसद भी बनते हैं। और संसद बनने के लिए तरीका क्या होता है कि जनता वोट करती है। हर राज्य में संसद की सीट होती है। भारत सरकार संसद के चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया करती है, निर्वाचन आयोग। और जिस दिन इलेक्शन का डेट होता है उस दिन लोग जाके वोटिंग करते हैं। और वोटिंग होती है डायरेक्ट। जिसके मत ज्यादा होंगे वही व्यक्ति सांसद का चुनाव जीतता है। राज्यसभा के सांसदों का चुनाव विधायक करते हैं और लोकसभा के सांसदों का चुनाव आम जनता करती है जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होती है। हाँ, संसद किसी प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं, जैसे टीचर, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो सकते हैं। उनका अपना कोई बिजनेस हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिर अपन इधर 2 बजे से अलग अलग टाइम, कहीं 6 बजे, कहीं 5 बजे, जब तक जाओ तब तक सदन चलेगा। कानून बनाने का काम यहीं पर शुरू होता है। यहीं पर क्या किया जाएगा? रूल नियम बनाए जाते हैं। संसद में नियम कितने प्रकार के प्रस्तुत किए जाएंगे, विधेयक कितने प्रकार के प्रस्तुत किए जाएंगे? तो एक तो होता साधारण विधेयक, एक होता संविधान संशोधन विधेयक, एक होता मनी बिल, एक होता फाइनेंस बिल। सदन में कितने प्रकार के बिल प्रस्तुत किए जाते हैं? जिसके सबसे ज्यादा वोट आएंगे वही जीत जाएगा। कितने वोट का मतलब नहीं होता। अगर मान लीजिएगा कि एक आदमी है ए, एक आदमी है बी, एक है सी, एक है डी। डी को मिले 11 वोट, सी को मिले 9 वोट, बी को मिले 10, इसको भी मिले 10, तो डी वाला जीत जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा वोट इसको मिले। सांसदीय के चुनाव में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही चुनाव जीत जाएगा। डायरेक्ट का मतलब हम जिसको वोट देंगे सीधा उसी को वोट जाएगा। प्रत्यक्ष सीधे जिसको चाहेंगे उसी को वोट करेंगे, उसी के पास वोट जाता है। साधारण विधेयक एक होता है, एक होता है संविधान संशोधन, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक। सदन में इतने प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते। मंत्री लोग अपन प्रस्तुत करते हैं। और अगर मंत्री ना प्रस्तुत करे तो कोई प्राइवेट आदमी भी अपना बिल क्या कर सकता है? प्रस्तुत कर सकता है। देख लेते प्राइवेट आदमी कैसे प्रस्तुत करेगा, वो भी है। सरकारी का मतलब मिनिस्टर के द्वारा आए। अगर मंत्री किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करते हैं तो सरकारी होगा।
प्राइवेट का मतलब कोई सांसद प्रस्तुत करे, सांसद भी प्रस्तुत कर सकता है। जो मंत्री नहीं है वह सांसद अगर बिल बनाने के लिए सदन में प्रस्तुत करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट बोलते हैं। प्राइवेट मतलब सरकारी नहीं है, ये किसी सांसद के द्वारा आया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है? धन और वित्त, ये दो ऐसे विधेयक हैं जो केवल कहां प्रस्तुत किए जाते हैं, लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। मनी बिल और फाइनेंस बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, फिर लोकसभा के बाद जाएंगे राज्यसभा, फिर जाएंगे प्रेसिडेंट के पास। यानी कि धन विधेयक केवल कहां प्रस्तुत किए जाते हैं, ये केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और कहीं इनको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये विधेयक केवल कहां प्रस्तुत होते हैं, ये केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत होंगे, फिर राज्यसभा जाएंगे और राज्यसभा के पास इनके लिए 14 दिन का टाइम होता है कि 14 दिन के अंदर चाहे पास करो चाहे बाहर करो। अब वो तो बिल हो गए आपके। अच्छा, बिल में थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहीं पर, इतना भी क्या जल्दी है। साधारण विधेयक का मतलब क्या होता है? साधारण विधेयक का मतलब क्या होता है? साधारण विधेयक का मतलब हो गया ऐसे नियम बनाने के लिए जो सिंपल मेजोरिटी से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। कैसे पास हो जाते हैं? सिंपल मेजोरिटी से। यानी कि 50% प्लस 1 अगर सांसदों ने यस कह दिया तो बिल पास हो जाएगा। जैसे जैसे सिटीजनशिप पर आपको कानून बनाना है, नागरिकता पर कानून बनाना है, जैसे आपको कोई नया राज्य बनाना है, कोई न्यू स्टेट बनाना है, तो ऐसे नियम आपके साधारण बिल से पास हो जाते हैं। मात्र 50% लोगों को वोट करना होता है। फिर इसके बाद आता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक का मतलब 2/3 वोट अगर यस करेंगे, सदन में अगर 2/3 लोगों ने हाँ किया तो ही संविधान संशोधन माना जाएगा। अगर संविधान संशोधन है तो संविधान संशोधन चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, दोनों जगह पर बराबर वैल्यू रखता है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, दोनों के पास सेम वैल्यू रहती है, बराबर शक्ति रहती है। संविधान संशोधन हमारे देश में 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कहां रखा गया है? संविधान में भाग नंबर 20 में, और आर्टिकल है 368। आर्टिकल क्या है? 368। आर्टिकल क्या है? 368 आर्टिकल में रखा गया है। धन विधेयक की बात करते हैं। धन विधेयक का आर्टिकल है 110। वित्त विधेयक का आर्टिकल क्या है? 117। आर्टिकल जो वित्त विधेयक है इसे मानिएगा फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, पैसे की सभी बात। और इसमें 3 टाइप का फाइनेंस होता है, 3 प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का। इसी में एक हिस्सा ऐसा भी होता है जिसे हम मनी बिल के नाम से जानते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जब आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तभी आता, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी में कर लगाने हटाने की बात है, किसी में नए कर के डिजाइन में चेंज की बात है, किसी में सैलरी की बात है, पैसा कैसे खर्च होगा, क्योंकि ये वित्त विधेयक पूरे तरह से पैसे की बात करता है। तो आप सीधा सीधा इतना समझ लीजिएगा कि धन विधेयक 100% वित्त विधेयक होता है। अगर केवल भाग 1 की बात होगी तो उसे हम मनी बिल मानेंगे। अगर भाग 1+3 है, 1+2 है, तो हम उसे वित्त विधेयक कहेंगे। हर एक धन विधेयक 100% वित्त विधेयक होगा, लेकिन वित्त विधेयक हर एक धन विधेयक नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है इसकी बात हो, इसकी बात हो। अगर इन दोनों की बात है तो मनी बिल नहीं होगा, और अगर 1 की और 2 की बात है तो भी वह मनी बिल नहीं, वित्त विधेयक होगा। जब केवल 1 की बात होगी तभी हम उसे क्या बोलेंगे? मनी बिल बोलेंगे। और ये मनी बिल है या फाइनेंस बिल है, इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन लेता है स्पीकर। स्पीकर ही बताएगा धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। और धन विधेयक हो या वित्त विधेयक दोनों लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। राज्यसभा केवल 14 दिन के अंदर उसको क्या कर सकती है? वापस कर सकती है।
क्या कर सकती है, अपनी सलाह मशवरा के साथ वापस कर सकती है। सलाह लोकसभा माने या ना माने उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर चला जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को भी साइन करना पड़ेगा। राष्ट्रपति साइन करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पूछ कर ही बिल बनाया जाता है। हम पहले उससे पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति ये बताओ कानून बनाए क्या वित्त विधेयक को, बोलता हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। तो अब जब तुमने हाँ कर लिया तब कैसे मना करोगे, तो उसको साइन करना पड़ता है। वो इसमें वीटो का प्रयोग नहीं करता है। अगला आता है प्रस्ताव। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, मैं कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। स्पीकर क्या होता है भैया, स्पीकर एक पद होता है जो सदन को चलाता है। लोकसभा में एक पद होता है स्पीकर, जो सांसदों के बीच से ही एक सांसद होता है जो चुनकर कुर्सी में बैठता है, मंत्री की बात सांसदों तक, सांसदों की बात मंत्रियों तक पहुंचाने का काम करता है। उसे स्पीकर बोलते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में चेयरमैन बोलते हैं। सदन में प्रस्ताव कितने प्रकार के आते हैं, प्रस्ताव आते हैं बहुत से प्रकार के, कौन कौन से वो समझ लीजिएगा। एक आता है कॉन्फिडेंस मोशन, जब 2 बजे के बाद सदन चलता है तो उसमें एक आता है जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि सरकार लेकर आए और बताए कि मेरे पक्ष में 50% सांसद हैं, मेरे पक्ष में 50% सांसद हैं जो मेरी तरह से काम कर रहे हैं, मेरे लिए हाँ करेंगे, यानी कि आप प्रधानमंत्री बने रहोगे। जब तक आपके पास विश्वास रहेगा 50% प्लस सांसदों का, तब तक आप क्या रहोगे, राष्ट्रपति, सॉरी, तब तक आप प्रधानमंत्री बने रहोगे, आपके पास समर्थन है। काम रोको का मतलब क्या होता है, एडजर्नमेंट। काम रोको का मतलब क्या होता है, पहलगांव की वजह से विपक्ष दल के सांसद बोले कि काम रोक दो, अब इस काम को नहीं करो, जो पहले का काम उसको रोक दो, पहले पहलगांव पर हमें समझाओ कि पहलगांव में क्यों हुआ, आप क्या टारगेट है। तो वो टाइम कब होगा, एडजर्न, पहले के काम को रोक देना, काम रोक दो, इस वाली टॉपिक पर चर्चा करो, ये क्यों हो रहा है। फिर निंदा प्रस्ताव, अगर किसी मंत्री ने गलत जवाब दे दिया है, सदन में गलत बोल दिया है, कुछ गंदगी हरकत कर दी है, तो फिर उसकी क्या होती है, निंदा की जाती है कि मंत्री जी ने गलत बोल दिया या किसी सांसद ने गलत बोल दिया। आप एक पढ़े लिखे होशियार हो, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपने अपशब्द या गलत शब्द बोला तो आपकी निंदा की जाती है। नो कॉन्फिडेंस ये विपक्ष लेकर आता है, कौन लेकर आता है, अपोजिशन वाले लेकर आते हैं, विपक्ष पार्टी के लोग। और अगर ये 50% +1 से पास हो जाए तो इसका मतलब है कि इनके पास 50% नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास 50% है, सरकार गिर जाएगी, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, नए लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये आता है संविधान में आर्टिकल नंबर 75(3) के तहत। किसके तहत, 75(3) के तहत अविश्वास प्रस्ताव आता है। कहने का मतलब लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद जिम्मेदार होती है, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। और अगर 50% प्लस सांसद लोकसभा के प्रति नहीं है तो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, यानी कि अब हमको तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं रहा, हम चेक करेंगे क्या 50% सांसद तुम्हारे पक्ष में हैं, और अगर 50% सांसदों ने हाथ साथ नहीं दिया तो आपका काम खत्म, रिजाइन करो, निकल लो। ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षण का मतलब बहुत दिन से देश में मणिपुर में हिंसा चल रही है और हम उनसे बोले कि देखो भैया इतने दिन हो गए हैं, ध्यान तो अपना उधर लाओ, मणिपुर की समस्या सॉल्व करो। लोग ड्रम में काट काट के भरे जा रहे हैं, इस पर समस्या देखो। पहलगांव में क्या हुआ, आपका ध्यान किधर है मोदी जी, इस चीज को देखो, ये समस्या सॉल्व करो। तो सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए किया जाता है। 75(3) कहाँ लिखा है, 75(3) आर्टिकल होता है, आर्टिकल 75(3) संविधान में है। और नहीं पता तो आप लोगों को मैंने आर्टिकल पढ़ाया कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ने का तरीका जिस दिन संविधान के भाग पढ़ाए थे उस दिन पढ़ाया था। आर्टिकल 75(3) में कहा गया सरकार 50% अगर पक्ष में नहीं है तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, सरकार गिर जाएगी, उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। अगला आता है कट मोशन। कट मोशन का मतलब जब सरकार बजट बनाती है तो उसमें अपने खर्चे दिखाती है कि हमको 1 लाख पुल के लिए चाहिए, 2 लाख हमें सड़क के लिए चाहिए, 3 लाख शिक्षा के लिए चाहिए। तो ऐसे बहुत से सरकार क्या करती है, ऐसे बहुत से सरकार
पैसे मांगती है, सदन में उस पर चर्चा होती है। जो मनी बिल आता है, मनी बिल पर सरकार पैसे ही तो मांगती है, वित्त विधेयक पर सरकार पैसे मांगती है। तो किसी स्कीम के लिए जब सरकार पैसे मांगती है तो विपक्ष वाले उस पर अपोजिशन लगाते हैं, उस पर थोड़ा सा रोक लगाते, बोलते हैं आप गलत मांग रहे हो, पुल बनाने में तो 40 रुपए ही लगेगा, आप 70 क्यों मांग रहे हो। इस प्रस्ताव को कट मोशन बोलते हैं। और अगर ये पास हो जाए तो सरकार अपने आप गिर जाएगी, यानी कि अब आपके ऊपर भरोसा नहीं रहा, आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो। तीन प्रकार का कट मोशन होता है, एक होता है टोकन सांकेतिक, एक होता है इकोनॉमिक आर्थिक, और एक होता है पॉलिसी कट यानी कि नीति कट। आपकी नीति सही नहीं, आपकी पॉलिसी सही नहीं, आप पैसा ज्यादा मांगते हो, तीनों में से कोई भी आ जाएगा, आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। चलो बात करते हैं विभिन्न प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव है जिसका नाम है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि सरकार के खिलाफ जब विश्वास ना रहे तो अविश्वास प्रस्ताव आता है, और इस प्रस्ताव के तहत सरकार गिर जाती है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जगन्नाथ दास भगवान नाथ दास कृपलानी लेकर आए थे, हालांकि सरकार नहीं गिर पाई। 1963 में पहली बार किसके खिलाफ आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है इंदिरा गांधी के खिलाफ, एक भी बार 50% लोगों ने हाँ नहीं किया, सरकार नहीं गिरी। हाँ, 6 माह में एक बार आता है। एक बार अगर आपने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हो, पास नहीं हुआ तो अब 6 महीने तक नहीं आएगा, 6 महीने के बाद फिर देखा जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव, इनके दोनों के खिलाफ 3-3 बार आया। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए पहली बार सरकार गिरी 1978 में मोरारजी देसाई की। किसकी सरकार गिरी, मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। 1979 में भी इस्तीफा देना पड़ा चौधरी चरण सिंह को। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी देना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी को भी 2 बार देना पड़ा अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ, वो मत शामिल नहीं कर पाए तो उन्हें भी रिजाइन करना पड़ा। एक बार 16 दिन में, एक बार 13 महीने में, फिर तीसरी बार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। 3 बार प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, एक बार मात्र 16 दिन रहे, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, फिर एक बार 13 महीने रहे, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, फिर जाके वो 5 साल पूरा रह पाए। एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल कहीं होंगे, इनके खिलाफ भी आया था। इंद्र कुमार, आई.के. गुजराल यानी कि इंद्र कुमार गुजराल, इनकी भी सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, देश के प्रधानमंत्री थे, रिजाइन करना पड़ा। लोकसभा में केवल आता है अविश्वास प्रस्ताव। अगला है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, सरकार लेकर आती है, दिखाती है कि हमारे पास 50% लोग हैं, ऐसे वोटिंग होती है। काम रोको, यानी कि पहले से जो काम डिसाइड है उसको क्या कर दो, रोक दो, नए मुद्दे पर चर्चा करो। लोकसभा में विपक्ष लेकर आता है, कहने का मतलब पहले की कार्यवाही को क्या कर दो, रोक दो, और तत्कालिक वर्तमान की नई समस्या पर क्या करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आंसर करो, समझो और समझाओ। फिर इसके बाद आता है निंदा प्रस्ताव। सरकार की नीति, कार्य, कोई मंत्री गलत बोल दे, झूठ बोल दे, उसकी बेइज्जती करने के लिए सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण, जब संसद के किसी सदन का कोई सदस्य लेकर आता है तो मतलब यह है कि आपका ध्यान इस खास मुद्दे की तरफ देना, आपसे जवाब मांगना कि पहलगांव के लिए क्या किया आपने, मणिपुर हिंसा के लिए क्या किया, नेपाल में बाढ़ आई उसके लिए क्या किया, पाकिस्तान का पानी रोका तो क्या हुआ। ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान आकर्षित करना कि मंत्री जी थोड़ा बताओ ना, कहां आपका मन है, इधर आओ, इधर ध्यान दो। फिर आता है कट मोशन। कोई भी पैसे की मांग सरकार करती है, सरकार अगर संचित निधि से 1 रुपया भी खर्च करती तो उसे सरकार को बताना पड़ेगा कि मैं 1 रुपया खर्च कर रहा हूं, और 1 रुपया खर्च करने के लिए भी उसे पूछना पड़ेगा, खर्च करके बाद भी बताना पड़ेगा और खर्च करने के पहले भी पूछना पड़ेगा। तो जहां खर्च करोगे उसके लिए 3 टाइप से पैसा काटा जा सकता है, उसे कटौती प्रस्ताव बोलते हैं। उसमें से नंबर 1 है नीतिगत कटौती यानी कि पॉलिसी कट। इसमें हम मात्र कहते हैं 1 रुपया दे दे चलेगा। आपने कहा हमें 10 लाख रुपया सड़क के लिए चाहिए, हम कह रहे हैं चलो ठीक है जो मांगा है उसको छोड़ो, 1 रुपया ले लो, 1 रुपए में स्कीम चला लो। 1 रुपए में बताओ कौन सी स्कीम चलेगी, यानी कि पॉलिसी ही आपकी बेकार है। ये पास हुआ यानी कि सरकार की पॉलिसियां ही बेकार है, सरकार को रिजाइन कर दो, रिजाइन कर देगी। फिर दूसरा आता है आपका सांकेतिक कटौती, यानी कि आपने 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया मांगा है, हम आपके पैसे में केवल 100 रुपया कम करेंगे। आपने 10 लाख मांगा है, ठीक है 10 लाख में 100 रुपया कम कर दो, बाकी आप ले जाओ।
तब भी आपको रिजाइन करना पड़ेगा। अगर 50% लोगों ने कह दिया हाँ केवल 100 रुपया कम किया जाए, आपकी सरकार गिर जाएगी। पैसे का मुद्दा है, ऐसे थोड़ी ना। और एक होता है आर्थिक कटौती। आपने 20 लाख मांगा, सरकार कह रही है ठीक है 10 लाख ले लो, 10 लाख रहने दो, 10 लाख में काम चलाओ, तो भी आपके खिलाफ काम खत्म, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। सरकार ने जो राशि मांगी है उससे निश्चित राशि, आपने 20 लाख मांगा हम 10 लाख दे रहे हैं, ये भी काम खत्म। इसे इकोनॉमिक कट बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा सदन में 12 बजे हमने कोई एक विधेयक प्रस्तुत किया, कोई बिल 2 बजे प्रस्तुत किया, अब उस पर चर्चा करनी है तो सब चिल्ला रहे हैं भेड़ बकरी के जैसे, तो बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। हम कोई एक कमेटी बनाते हैं जिसमें लोकसभा के कुछ लोग हो जाएं, कुछ लोग राज्यसभा के हो जाएं, इस कमेटी को ये बिल पकड़ा देते हैं। कमेटी 2 महीने 3 महीने उस पर डिस्कस डिबेट कर ले और फिर विधेयक को दोबारा प्रस्तुत किया जाए। तो उसके लिए समितियां बनाई जाती हैं, सदन के कामकाज को देखने के लिए कमेटी बनाई जाती हैं। ऐसी बहुत सी कमेटियां हैं जो हर साल बनाई जाती हैं, और कुछ होती हैं जो काम चलाऊ होती हैं, कभी कभी बनाई जाती हैं। जो हर साल रहती हैं उन्हें हम स्थायी समिति बोलते हैं, और जो काम के लिए सिर्फ बनाई जाती है उसे प्रवर समिति या फिर हम उसे तदर्थ समिति के नाम से जानते हैं। तो 2 प्रकार की समितियां होती हैं। जो हमेशा रहेगी उसमें एक का नाम है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक का नाम है एस्टिमेट कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति, और एक समिति का नाम होता है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, जो हमारी नवरत्न कंपनियां हैं इनका हिसाब किताब देखने के लिए होती है, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होता है। बाकी कोई काम चलाऊ कमेटी किसी का खास काम के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन, वन रैंक वन पेंशन, ऐसे किसी भी काम को देखने के लिए सरकारें जो काम चलाऊ बनाती हैं, तो अपना काम चलाऊ हो गई। आओ देखते हैं संसदीय समिति, इनका निर्वाचन किसके द्वारा होगा, तो जहां की भी है, लोकसभा की है तो लोकसभा, राज्यसभा की है तो राज्यसभा के लोग इनका निर्वाचन करेंगे, या इनकी अपॉइंटमेंट सदन में, मतलब इस समिति में कितने लोग रहेंगे 20 25 30, तो वह नियुक्ति कौन करेगा, सभापति अथवा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, अगर लोकसभा की है तो लोकसभा में देंगे, राज्यसभा की है तो राज्यसभा में अपनी रिपोर्ट रखती है। इनका अपना सचिवालय हो सकता है, सचिवालय का मतलब एक ऑफिस मिलेगा जिसमें बैठकर डिस्कस डिबेट करेंगे, एक कार्यालय होगा, कर्मचारी मिलेंगे, चाय पानी का जुगाड़, पेन कॉपी पेपर का जुगाड़ किया जाएगा। मंत्री किसी भी समिति का हिस्सा नहीं होते, कोई भी समिति होगी मंत्री उसका हिस्सा नहीं होते, और इन्हें 105 और 118 के तहत पूरी छूट मिलती है। कोई डर दबाव में काम नहीं करना, फुल्ली काम करो, बिंदास काम करो। वर्गीकरण परमानेंट, जो हमेशा रहेंगी वो आपकी समितियां, और जो काम के लिए बनाई जाएंगी जांच समिति, सलाहकार समिति, प्रवर, काम के लिए, काम खत्म समिति का काम खत्म। लेकिन ये समितियां लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक सेक्टर की, और बाकी के जो हमारे 53 मंत्रालय हैं इनके लिए भी 24 समितियां बनाई जाती हैं। मतलब 24 समितियां, 2-2 समिति सबको डिपार्टमेंट दे रखा है, वो अपने लिए काम करती रहती है। जैसे वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की कोई एक समिति हो गई, जैसे विज्ञान मंत्रालय, कृषि मंत्रालय की कोई अपनी एक समिति हो गई, संस्कृति मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की अपनी कोई एक समिति हो गई। तो ऐसी हमारे देश में 24 समितियां हैं जो 53 मंत्रालय को देखती हैं। आइए बात करते हैं। लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई, 1919 में, और 1 साल के लिए होती है। नियुक्ति कौन करेगा, लोक लेखा समिति की स्पीकर करता है। और लोक लेखा समिति के सदस्य कितने होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, अर्थात लोक लेखा समिति में दोनों लोग रहते हैं, और इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष पार्टी का होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, विपक्ष पार्टी का होता है। काम क्या होता है, हिसाब किताब चेक करना, सीएजी की रिपोर्ट को क्या करना, चेक करने का काम होता है। एक मिनट, अगली आती है सार्वजनिक उद्यम समिति, यानी कि महारत्न कंपनियों के लिए है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, स्पीकर करेगा। सदस्यों की संख्या 22 रहती है, 7 सदस्य राज्यसभा से, 15 सदस्य लोकसभा से। सदस्यों का चुनाव अप्रैल के महीने में होता, मंत्री कोई सदस्य इसका नहीं होता। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, लेकिन केवल लोकसभा से, ये अलग बात है, केवल लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। नियुक्ति कौन करेगा, स्पीकर ही करेगा। सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30,
चुनाव अप्रैल में होगा। काम क्या है? एस्टिमेट, यानी कि हिसाब किताब रखना, पैसे का खर्चा देखने के लिए बनाई जाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी शुरुआत में कि जब 11 बजे प्रश्न काल होता है तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो एक होते हैं अतारांकित प्रश्न, जिनका पेपर हल्का सा इस टाइप का होगा, मतलब जो कलर यहाँ पे दिख रहा है व्हाइट कलर का सफेद होगा, तो उसे तारांकित प्रश्न बोलते हैं। और अगर वो पिंक कलर का है तो अल्प सूचना के प्रश्न होंगे। हरे कलर का पेपर है तो तारांकित प्रश्न होंगे। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अतारांकित प्रश्न होते हैं इनका जवाब लिखित में उत्तर दिया जाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं हो सकता। और एक दिन में केवल 230 प्रश्न पूछे जा सकते जिनका लिखित में जवाब चाहिए। और जो तारांकित प्रश्न होते हैं इनका केवल मौखिक में जवाब चाहिए होता है। और एक दिन में 20 प्रश्न, क्योंकि एक घंटे में कितने क्वेश्चन पूछ सकते हो, जवाब भी तो देना है। 2-4 मिनट भी अगर कोई मंत्री बोलने लगा तो 20 प्रश्न भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये हरे पेपर में पूछे जाते हैं। हरा पेपर है यानी कि तारांकित, सफेद पेपर है यानी कि अतारांकित, और बाकी का पिंक है तो अल्प सूचना के प्रश्न। ये 10 दिन से कम समय में पूछ लिए जाते हैं। इनमें दोनों में 10 दिन का समय लगता है, तब आपको जवाब मिलेगा, तुरंत जवाब नहीं मिलता। शून्यकाल की शुरुआत कब से हुई? 1962 से। हमारे देश के संविधान में नहीं है, न्यूज़पेपर में आया, लेकिन नेपाल ने इसको अपने संविधान में भी शामिल कर लिया है। ये लिखा है 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 क्या क्या काम होता है सदन में, पूरे दिन में ऐसे ही काम चलता है। शून्यकाल आधे घंटे की चर्चा आपको मैंने पीछे बताई थी। सदन जब समाप्त होने वाला होता है तो लास्ट का आधे घंटे किसी खास काम के लिए रख लिया जाता है। पढ़ेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। और हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के दिन ऐसा किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हो, नहीं लग रहा फीलिंग बेटर नहीं है तो इन 3 दिन में आधे घंटे और चर्चा बढ़ा लो लास्ट का, बस। किसी का भैया कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। सर क्यों रिजाइन करना पड़ेगा? क्योंकि आपने सही से काम नहीं किया। आपने जो बजट बनाया आपका वो बजट सही नहीं था, आपने ज्यादा पैसे मांगे, यानी कि आप सरकार का अपव्यय करना चाहते हो, इसलिए आपको रिजाइन करना पड़ेगा। धोखा दे रहे हो आप तो रिजाइन करना पड़ेगा। 100 रुपए के लिए भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि 1 रुपए भी इंपॉर्टेंट है। 1 रुपया भी गलत, देश का आप 1 रुपया भी नहीं खा सकते हो, 1 रुपए भी नहीं खा सकते हो। और आप अगर बैंक की नौकरी करोगे तो जब आप बैंक के पीओ क्लर्क बनोगे तो वेंडर पेमेंट आपको करना पड़ता है 20 रुपया 12 पैसा। तो ये 20 रुपया 12 पैसे का ही हिसाब होगा, हिसाब किताब 12 पैसे का ही होगा। क्योंकि अगर आपने एक 12 पैसे छोड़ दिए तो लाखों में अकाउंट है, करोड़ों में अकाउंट है, और ये 12 पैसे करोड़ों में बदल जाएगा, कई लाख रुपया हो जाएगा। तो वहां पर 25 पैसे का भी धोखा नहीं कर सकते, 1 पैसे का भी धोखा नहीं कर सकते। जनता का पैसा है, धोखा नहीं दे सकते, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। भैया किसी को और प्रवर समिति क्या होती है? प्रवर समिति का मतलब होता है, जैसे मान लीजिएगा अभी हमने कहा कि हम वक्फ बिल बोर्ड बनाएंगे। वक्फ बिल का मतलब वक्फ में हम संशोधन करेंगे, तो लोकसभा वाले अभी करा लें फिर राज्यसभा वाले कराएं तो ऐसे में ज्यादा टाइम लगेगा। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के कुछ सदस्यों को मिलाएं, उसे प्रवर समिति बोलेंगे। और उनको वक्फ बिल पकड़ा दे कि अब आप लोग 2-3 महीने में इस पर रिसर्च करके बताओ सही है कि गलत है, उसे ज्वाइंट कमेटी बोलते हैं, प्रवर समिति बोलते हैं। और भैया किसी का कोई क्वेश्चन, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, कोई इशू, कोई गड़बड़ी? किसी का कोई डाउट, कोई प्रश्न? हाँ भैया, थैंक यू वाली बात तो ठीक है सर, रिकॉर्डेड क्लास। जल्दी बताओ भैया, यहां तक पीछे में कोई दिक्कत है? अभी आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में सर कट फिर से बता दीजिए। कट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिएगा कि आपने पुल बनाने के लिए पैसा मांगा, और आपने पुल बनाने के लिए पैसा मांगा कि हमको 10 लाख चाहिए। अब पुल बनाने के लिए जबरदस्ती आप पुल बना रहे हो कि हम जबरदस्ती पुल बनाएंगे, तो सरकार कह रही फिर 1 रुपए में बना लो जबरदस्ती, तो उसे बोलते हैं पॉलिसी कट। पुल की जरूरत नहीं फिर भी आप पुल बनाने की बात कर रहे हो, ऐसा बिल पास हो गया, यानी कि आप चाहते हो सरकार बर्बाद हो जाए। दूसरा है सांकेतिक कटौती, यानी कि आपने 10 लाख मांगा और अच्छा नहीं लग रहा, 10 लाख की जरूरत नहीं है, 5 लाख में काम हो जाता, तो ये वो चलो 100 रुपया कम कर देते हैं, 100 रुपया कम करके ले लो।
यानी कि आपका काम अभी भी सही नहीं है, तो भी आपके यहाँ सरकार गिर जाएगी, क्योंकि पैसे की बात है, पैसा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें धोखा सरकार नहीं दे सकती है। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा होता है टोकन कट। टोकन कट में 100 रुपया, और एक पॉलिसी कट उसमें 1 रुपया, और कोई आर्थिक इकोनॉमिक कट हो गया, जैसे मान लीजिएगा आपने 10 लाख मांगा, तो बजट जब सदन में आया तो सदन ने कहा 10 लाख नहीं, 5 ही लाख ले लो, और पास हो जाए, 50% लोग कहते हैं हाँ 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 5 लाख 5 लाख, तो यानी कि आपका काम खत्म। टेस्ट एक ही, अलग अलग नहीं है, हाँ ठीक है, टेस्ट एक ही है, अलग अलग नहीं है। हो गया भैया, बिल कट भी हो गया। चलो, मिलते हैं हम लोग वाईटी में, यूट्यूब में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं यूट्यूब में, और हंसते रहो मुस्कुराते रहो, और मैं क्या ही बताऊं। और कल कुछ और करते हैं, कुछ और करेंगे, देखेंगे, है ना। चलो, बाय बाय एंड टेक केयर।